एक्सरसाइज एक्टिविटी को पूरा किया है। वो बोले कौन सी एक्टिविटी दी थी? तो हाँ, क्या एक्टिविटी दी थी? सेकंड डे दी थी महाराज। क्या दिया था? आपकी आपने क्या गलती करी वो पहचानना, मतलब कहाँ आप गलत हुए उसको रियलाइज करना और वो लिखना। तो इतने दिनों में लगभग 3 बार इस विषय पर हमारी कुछ चर्चाएं हुई। तो आज हम संक्षिप्त उसका एक क्विक रिवीजन करने का भी प्रयास रखेंगे, जिससे जो चीजें चल रही हैं उनको हम लिंक आगे से आगे कर पाए। सबसे पहला विषय है इमोशनल वर्कआउट। तो हमने चर्चा की पहले दिन में कि यहां इमोशंस का मतलब है इमोशंस एंड फीलिंग्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, कंडीशंस की बात हम यहां नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स, भावना और अनुभूति या संवेदन। तो हम कई तरह के संवेदन करते हैं, उसी से अपने भावों को और बेटर वे में भी समझ पाते हैं। तो क्योंकि इमोशन और फीलिंग बहुत कनेक्टेड है, तो हमारा ये जो इमोशनल वर्कआउट का डिस्कशन है, प्रोग्राम है, उसका लक्ष्य रहेगा अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर काम करना। दूसरा ये वर्कआउट है, मतलब ये एक्सरसाइज बेस्ड होगा, ये कोई कहानी या फिलॉसफी ही इसका मुख्य बिंदु न होकर ये वर्कआउट प्रोग्राम के रूप में हो, जिसको हम अपनी लाइफ में क्रिया के रूप में कर सके और अपने अंदर की प्रक्रिया को ठीक करते हुए प्रतिक्रिया से अपने आप को बचा सके। अगली बात हमने की कि कौन से इमोशन और फीलिंग पर हम काम करना चाहते हैं। तो 3 बिंदु को हमने आइडेंटिफाई किया जो सबसे कॉमन है। एक है लो से ग्लो में जाना। तो लो वाली जितनी फीलिंग है, इंफीरियरिटी हो, ओवर थिंकिंग के कारण हो, या एक लोनलीनेस के कारण हो, फियर कॉम्प्लेक्स के कारण हो, डिप्रेशन के रूप में हो, आदि आदि। दूसरा है हाइपर टू हैप्पी। जब हमारा चिंतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे उसमें भी अगेन ओवर थिंकिंग हो सकती है, या एग्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना है, रिएक्टिव बिहेवियर है। तो कहते हैं ना, अब ज्यादा हाइपर हो रहा है, अत्यधिक चंचलता मन की या तन की हो जाती है। तो हाइपर से हम हैप्पी मूड की तरफ कैसे जाए। और तीसरा है गिल्ट से रिबिल्ट कैसे करें। कोई पुरानी घटना है पर वो दिमाग में घर कर जाती है और उससे हम बाहर कई बार नहीं निकल पाते, उसका पछतावा, वो खेद, खिन्नता लाता रहता है। तो उस खिन्नता से हम प्रसन्नता की तरफ कैसे जाए। तो ये 3 बिंदु हमने सामने रखे। उसके बाद हमने पॉइंट लिया कि मेजर पॉइंट क्या है, चैलेंज क्या है, कि हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंडीशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, पास्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बताओ, पास्ट आपके कंट्रोल में है क्या? क्या पास्ट को आप चेंज कर सकते हो? अच्छा, पर्सन आपके कंट्रोल में है क्या? जिस व्यक्ति से बातचीत करते हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो या आपके संपर्क में आने वाला, क्या वो लोग आपके कंट्रोल में होते हैं? कई कई बार होते भी हैं, कुछ कुछ मायनों में हो सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं भी होते। और जब हम ये मान लेते हैं कि कोई दूसरी आत्मा की स्वतंत्रता की जगह वो पूरी तरह मेरे अधीन हो जाए, ये बहुत सम्यक चिंतन भी शायद नहीं। डिसिप्लिन करना अलग चीज है, उनके अंदर ओबीडियंस बिल्ट करना अलग चीज है। वो आपकी बात को विनय से समझते हुए अपनाते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो एक बहुत आदरास्पद और सम्मानजनक स्थिति है। परंतु जब हम ये सोचते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल की तरह जैसा मैं कहूं वैसा ही करे, तो क्या होगा कि वो रोबोट धीरे धीरे बन जाएगा या वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंटली वो ऑटो मोड, जिसको हम कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़ा होना, वो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप ही उसकी जगह चलना चाहते हैं, आप ही उसकी जगह सोचना चाहते हैं। तो वो खुद पहुंचना नहीं सीख पाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, हमने एक बिंदु लिया था पहले दिन कि कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। जब हम पास्ट, पर्सन और परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो स्थिति ऐसी नहीं बन पाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे हमने मन चाहिए वैसा ना हो, तब हमें गुस्सा आता है या हम लो में चले जाते हैं और उन चीजों को लेकर कुछ गलत स्थितियां हो जाती है तो उसको गिल्ट भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है
कि हम इन जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमें क्या है, ये कंट्रोल में जो नहीं आ सकता उसको कंट्रोल करने की कोशिश को रोकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और अपनी बातों को केवल शेयर करना चाहिए। शेयर करने पर, लाइट थ्रो करने पर हो सकता है उसको अच्छी लगी और वो पिक कर लेगा, क्योंकि हमें ठेला गाड़ी वाला नहीं बनना है, हमें मॉल वाला बनना है, सुपर मार्केट वाला बनना है। सुपर मार्केट में वो सब कई सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, सब चीजों की स्पेशलाइज्ड एकदम बेस्ट वस्तु हमने रखी है, पर हम ठेला गाड़ी की तरह आवाज नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्ले पर हमने रख दिया बात। उसको समझ में आता है वो ले ले, बाकी ठीक है, बाकी डिस्काउंट ले, वो काउंट में, बाकी डिस्काउंट में। तो ये अगर स्वभाव है तो हम प्रसन्न ज्यादा रह पाएंगे। फिर हमने बात की कि ये सारा जो चक्रव्यूह है वो इस जन्म का ही नहीं है, पूर्व जन्मों से आ रहा है, और कर्म जगत में इसको कहते हैं कर्मों का राजा मोह कर्म। तो हमने दूसरे दिन मोह कर्म पर विशेष चर्चा की और हमने देखा कि ये एक मोह कर्म जो है, हम जब रण में उतर गए हैं, ये इमोशंस और फीलिंग्स को जीतने का जो रण है, उसके लिए हमें सम्यक रणनीति के साथ चलना होगा। जब तक हम सम्यक रणनीति के साथ नहीं चलेंगे और मोह रूपी कर्म को जीतने के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम पूरी तरह से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी पर हमने बात की कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, वो वृत्ति, संज्ञा, इंस्टिंक्ट है। हमारे अंदर जो संज्ञाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, जो इंस्टिंक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमें ब्लॉक कर रही है, ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो हमें उन्हें जीतने की दिशा में काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो कौन सी इंस्टिंक्ट है, कौन सी वो चैलेंजेस है, उसके बारे में बताया गया जो हमारे शास्त्रों में मिलता है कि 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय। क्या है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन तीनों को हम कॉमन में कहे तो वेद। वेद यानी ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना और विकृति या विकारपूर्ण भाव। कि हमारी जो ये वृत्तियां हैं, जो इंस्टिंक्ट है, उन्हें जीतने की दिशा में हमें अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद के क्रम में हमने ये देखा कि उन वृत्तियों में एक सेंट्रल पॉइंट हम देखे तो वो है भय, जो हमारे अंदर एक फियर कॉम्प्लेक्स है। ये देखे तो ये एक बहुत बड़े एक रूट के रूप में है। और उस भय के बारे में भी बताया गया कि भय के भी सकारात्मक और नकारात्मक 2 अलग अलग पक्ष है। तो कुछ भय का होना भी बहुत अच्छा है, भय बिन प्रीत न होई, एक सुंदरकांड का एक पार्ट भी है जिस पर कुछ चर्चा हमारी चली थी। और हम देखते हैं फ्राइड है, यूंग है, जो अलग अलग साइको एनालिस्ट हुए, पश्चिम जगत के ये जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी भय के ऊपर बहुत काम किया। ये फियर्स किस तरह हमारी पर्सनालिटी को और हमारे इमोशन और फीलिंग को शेप करते हैं। और हमने ये समझा कि भय न होना भी एक प्रॉब्लम है और भय का अतिरिक्त होना तो प्रॉब्लम है ही। किसी के अंदर भय ज्यादा होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको सब कुछ जानकारी होते हुए भी ब्लैंक आउट हो जाता है, स्टेज फियर के कारण, एग्जाम फियर के कारण, परफॉर्मेंस फियर के कारण, या अपने पिछले कोई अनुभव में उसको हार मिली थी या वो अच्छे से नहीं कर पाया था, तो वो मन में ये बिठा लेता है कि मैं नहीं कर सकता। तो ये अलग अलग तरह के जो फियर्स क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें भी क्लियर करना रेलेवेंट है और जरूरी है। फिर हमने बात की कि इसके लिए हमें सिम्टम्स पर नहीं, कॉज पर काम करना होगा, और कॉज भी नहीं, रूट कॉज पर काम करना होगा। अगर हम रूट कॉज पर काम करते हैं तभी हम पूरी तरह से सफल बन पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा के अंतर्गत हम एक क्विक रिवीजन के रूप में उसको करने का प्रयास रखेंगे। तो हमने ये प्रारंभिक बिंदुओं में देखा कि इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या चीज है। सेकंड हमने देखा रूट कॉज के रूप में मोह कर्म है और उसका एक विस्तार है। तीसरे सेशन में हमने बात की कि किस तरह से ये इस तरह का एक हमारी लाइफ का एक रूटीन बने कि ये अनस्किपेबल हो जाए,
एक होता है कि हमें मोटिवेशन देना पड़ता है, कोई कहता है करो करो, फिर हम करते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर चलो चलो चलते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमें आचरण की बात कही जा रही है, चारित्र की बात की जा रही है, जिसका हमें पूरा बोध है ही नहीं, और उस ज्ञान की बात चल रही है जिस पर हमें पूरा श्रद्धा या पूरी समझ बैठी नहीं है। तो जब तक दर्शन नहीं होगा, हमारी दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक उस ज्ञान के प्रति वो भाव भी अंदर नहीं आएगा, और दृष्टि और ज्ञान के बिना उसका आचरण है वो आधा अधूरा होगा। और जो काम हम हाफ हार्टेडली करते हैं, मतलब अधूरे मन से करते हैं, अधूरी समझ से करते हैं, अधूरी श्रद्धा से करते हैं, उसकी पूर्णता, उसकी समग्रता, उसका पूरा आउटकम हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमने एक सूत्र लिया था तीसरे दिन में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी कितनी बड़ी भूमिका है, और इसके माध्यम से ही हम उसको विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें सम्यक दृष्टि पर काम करना है, अपने पर्सपेक्टिव के साथ दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना है। और लास्ट सेशन में हमने 2 फॉर्मूलाज लिए, सुखदाता कल्चर और दुखदाता कल्चर से बचना। तो हमने लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लिया था वो था सुखदाता और दुखदाता। साथ में हमने एक और पॉइंट लिया था 4A के बारे में हमने बात की थी। 4A किसी को याद है? A फॉर अवेयरनेस, मतलब आप लोगों की अवेयरनेस काफी अच्छी है, तो आपने याद रखा है अभी तक। दूसरा A क्या था? उन्हें एक्नॉलेज करना। आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती है पर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, तो वो फिर जैसे एक बच्चा है ना, थोड़ा सा नाराज हो गया, आप एक्नॉलेज कर लो तो वो खुश हो जाता है। एक्नॉलेज नहीं करते तो रोना चालू कर देता है, या वो टेंट्रम दिखाता है, नखरे करता है, बहुत सारी चीजें करता है, क्योंकि उसके भाव को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो आपको अवेयरनेस के साथ उसको एक्नॉलेज करना। तीसरा क्या है? उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, एक आदमी की एक नीड होती है, उसको स्वीकार करो, उसकी कुछ परिस्थिति है उसको भी स्वीकार करो, मनस्थिति है उसको भी स्वीकार करो, तो वो एक्सेप्टेंस। और चौथा क्या है? उसको एड्रेस करना, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम इस इमोशनल चैलेंजेस को 4A मेथड से फाइनली एड्रेस करना चाहते हैं। अब एड्रेस करने का तरीका क्या? तो उसके लिए आज हम 3 शब्दों को लेकर आए आपके सामने। पहला है वो तत्व, वो क्रिया जो आप निरंतर करते रहते हैं, वो चीज जो हमेशा आपके साथ रहती है, जब से आपने जन्म लिया है और इवन गर्भ में आए हो, तब से एक क्रिया के साथ आप जुड़े हुए हो। गर्भ में थे तब पार्शियली या मां के सपोर्ट से हो रही थी, पर जन्म लेते तो वो लगातार है, और वो नहीं है तो लोग बोलते हैं मर गया। वो क्या चीज है? श्वास। तो पहला सूत्र है श्वास, जो एक ऐसी क्रिया है जो आप कुछ ध्यान न दे तो भी चलती रहती है, और उस पर ध्यान देके उसे परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। तो आपने 4A का फॉर्मूला क्या लगाया? श्वास पर। श्वास में अवेयरनेस, इसको कहते हैं श्वास प्रेक्षा। फिर हमने क्या किया? अवेयरनेस, उसको एक्नॉलेज करना कि वो आ गया है, वो जा रहा है। जब आप अवेयरनेस में रहोगे तो आप एक्नॉलेज भी करने लग जाओगे, और अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट अच्छी से होने लग जाएगा तो आप देखोगे जब जब आप नेगेटिव इमोशन में जाते हो तब क्या होता है? आपकी श्वास छोटी हो जाती है। जब जब आप हाइपर होते हैं आपकी श्वास चढ़ने लग जाती है, या बहुत तेज तेज होने लग जाती है। तो एक में श्वास छोटी तो दोनों केस में हो रही है, पर एक में मंद हो रही है पर छोटी हो रही है, और एक में एकदम तेज हो रही है। एक जिसको बोलते हैं कई लोग ऐसे संत लोग, ऐसे मजाक में कोई संत को एक थोड़ा सा तेजी में आ गए तो बोला आप भस्त्रिका क्यों कर रहे हो? उसने विनोद के रूप में कहा भस्त्रिका क्यों कर रहे हो? क्योंकि श्वास इतनी फास्ट ले रहे हो, मतलब आप आवेश की स्थिति में क्यों आ रहे? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या करना है?
हम जैसी अवेयरनेस लाएंगे, उसे एक्नॉलेज करेंगे, तो हम एक्नॉलेज कर पाएंगे श्वास की ऐसी गति हुई है, तो हमें अवेयरनेस को इमोशन और फीलिंग की तरफ ले जाना है कि मेरी श्वास एकदम ऐसी हो रही है, तो क्यों हो रही है। तो आप देखोगे मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, मेरी वो बैक फाइल वो चल रही है, कहीं ना कहीं मेरा मन खोया हुआ है या विचारों के चक्रव्यूह में फंस गया हूं, आप फील करने लग जाओगे। और क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, तो आप उसे एक्नॉलेज करना सीख जाओ। और जिसने इमोशन को, फीलिंग को आने के समय स्टार्टिंग में एक्नॉलेज करना सीख लिया, वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई चीज है जिसका एक्सेप्टेंस मिसिंग है, इसलिए दुख है आदमी के। मेरा बच्चा मेरी नहीं मान रहा है, मेरे पति ने मेरी नहीं मानी, मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं मानी, ये जो व्यथा एक मनुष्य के मन में आ रही है, अगर वो एक्नॉलेज कर लेता है कैसा क्यों हो रहा है, क्या मिसिंग लिंक है, तो क्या होगा, वो उसे एड्रेस करने की स्थिति में आएगा। उसके लिए जरूरी उसको एक्सेप्ट करना। आपकी भूल हुई है तो भी एक्सेप्ट करना है, गलती हो तो एक्सेप्ट करना है, गलत फहमी है तो भी एक्सेप्ट करना है। हर जगह गलती होना कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी गलत फहमियां भी होती। कहते शीशे और रिश्ते दोनों बड़े नाजुक होते हैं, शीशे टूटते हैं गलती से और रिश्ते गलत फहमी से। तो रिश्तों में अक्सर देखा जाता है गलत फहमियां हो जाती है, बोले बातचीत नहीं होती, वो बोले कई बार बातचीत ज्यादा हो जाती है, इसको कहते बोलचाल हो गई, और ऐसी बोलचाल हुई कि बोलचाल बंद हो गई। तो बोले बोलचाल हुई ये भी प्रॉब्लम है, बोलचाल बंद हुई ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सी है भाई? प्रॉब्लम यह है कि बोलचाल के अंदर मिसिंग एलिमेंट है, वो है समाधान का शब्द है संवाद। सम यानी संतुलन के साथ, सम्यक भाव के साथ, सही समय के साथ, सही तौर तरीके के साथ वाद यानी वाणी का आदान प्रदान हुआ या नहीं। तो यदि हम बोलचाल, बातचीत, चर्चा को संवाद तक ले जा सके तो विवाद समाप्त हो जाएंगे और हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। तो पहला सूत्र क्या है? श्वास। दूसरा है विश्वास। दूसरा क्या है? विश्वास। हमें विश्वास पर काम करना। कहीं ना कहीं जब हमें डर होता है, हमें अपने भाग्य पर मतलब विश्वास नहीं, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं। एग्जाम में आदमी ब्लैंक आउट क्यों रहा है? ज्ञान तो बहुत है, फिर भी परीक्षा में जाके भूल रहा था, क्यों हो रहा है? उसे अपने पर विश्वास नहीं है कि मुझे याद है, पता नहीं भूल गया तो, बराबर नहीं लिख पाया तो, ऐसा हो गया तो, पूछ लिया उस समय मिस हो गया तो, रोड क्रॉस करो गलती हो गई तो। ये जो डर है, ये भय है, ये क्या? ये अपने प्रति अविश्वास है। तो हमें अपने प्रति विश्वास को जगाना है, विश्वास को बढ़ाना है। तो विश्वास का काम करना। एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करते हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, नगर सेठ थे, बहुत बड़ा धन वैभव उनके पास, अनेक नौकर चाकर, बड़ी संपदा और जेड सिक्योरिटी। उनका बच्चा जो था, उसे पता नहीं कोई कारण से उसके अंदर एक भय संज्ञा बहुत ज्यादा थी। कोई ऐसे निमित्त बचपन में मिले हो या पूर्व जन्म के संस्कार से लेकर आया हो, उसके अंदर भय संज्ञा बड़ी भारी थी। वह बाल नहीं कटवाता है, बाल नहीं कटवाता है। बोले बाल काटते काटते के छुरी इधर उधर डाल दी तो कहीं लग गई तो लेने का देना पड़ जाएगा। छुरी खंजर ये सब नहीं चाहिए भाई, उस तरह नहीं चाहिए। वो कभी रोड क्रॉस नहीं करता। बोले रोड क्रॉस में अनेक दुर्घटनाएं होती है, मैंने समाचार पढ़ा है, सुना है। कभी रोड क्रॉस नहीं करना, जो होगा सड़क में दुर्घटना में कितने चले गए मैंने वो स्कूल नहीं जाता है। बोले स्कूल में जाएंगे, किसी ने मजाक उड़ा दिया तो। वो एग्जाम कभी नहीं देता था, घर बैठे भी एग्जाम हो सकती है, इतना समृद्ध था, सब कुछ हो सकता है। बोले एग्जाम भी और फेल हो गए तो, सड़क में गए दुर्घटना हो गई तो, बाल कटवा के उस तरह लग गया तो, स्कूल गए कहीं मजाक उड़ गया तो, वो किसी फंक्शन में नहीं जाता है।
पूरे फंक्शन में बहुत लाइटिंग होती है, अचानक लाइट गिर जाए, ऊपर से झुमका गिर जाए तो वो अपने ऊपर पंखा नहीं लगता रहा, पंखा चलते चलते कि गिर जाए तो उसके मन में कई तरह के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे कि उसके अंदर एक भय था। उस भय के कारण वो अपने जीवन में कितनी प्रोग्रेस कर पाता होगा। शिक्षा से मुक्त हो गया, शिक्षा नहीं कर पाया, लोगों से मेल मिलाप की कला उसके अंदर नहीं आ पाई, एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, कोई तरह की क्रिया स्वतंत्र रूप से करने की प्रतिभा नहीं खुली, उसका एक्सपोजर वैसा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस वैसा नहीं हुआ, एक्सपर्टीज वैसी नहीं आई, और ये एक भय संज्ञा उसके अंदर घर कर। पर एक बात थी कि वो पिताजी ने एक बार उसे कहा, तो उसने जो पिताजी की बात है वो बड़ी ध्यान से सुनी। पिताजी जानते थे कि ये बेचारा भाई भोला प्राणी है, डर के मारे ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। उसको बुला के डॉक्टर को दिखा देते हैं। वो बोले नहीं, डॉक्टर ने कहीं गोलियां पकड़ा दी तो, और कहीं इंजेक्शन लगा दिया तो, ना भाई डॉक्टर को तो नहीं दिखाया। तो डॉक्टर हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो चाहे साइकेट्रिस्ट हो, किसी का इलाज भी नहीं हुआ। और योग संयोग की बात, पिता का जो ये प्रयोग था वो सफल हुआ। पिता ने जाते जाते कहा कि देखो ये अपना सेफ है, अलमारी है, इसका ये कोड है, ये है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो देखो अंदर के अंदर मैंने ये पत्र तुम्हारे लिए रखा हुआ है, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हारे पास कोई प्रयोग ना बचे, मैं ना रहूं मदद के लिए, और तुम्हारे पास वैभव संपत्ति या योग्य लोग ना हो, उस स्थिति में इस पत्र को पढ़ना, ये जो मार्गदर्शन करे उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हें सब वापस मिल सकता है। ये तुम्हारा संकट मोचक मंत्र है। संकट मोचक है, ठीक, वही मैं संकट से ही बचना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसी स्थिति आएगी जो काम में लेंगे, बाकी धन वैभव बहुत है। पिताजी कुछ ही समय के बाद अचानक हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। माता जी कुछ पहले ही गुजर गए थे और बच्चे थे नहीं सेठ जी के। और उतने में उसने कभी एक न्यूज पढ़ ली कि भाई इंदिरा गांधी को क्या किया गया था, उनके चौकीदारों ने उन्हें शूट किया था। तो बोले सबसे पहले चौकीदारों को छुट्टी करो। जेड सिक्योरिटी में बंदूकधारी थे, बोले बंदूक कहीं मेरे पर चला देंगे। पिताजी थे वो संभाल देते, ठीक है, अभी भाई अपने को ये सब लोचा नहीं चाहिए, कहीं किसी ने दबोचा तो फिर लोचा हो जाएगा, पहले दिन की छुट्टी करो। तो इनको सबको छुट्टी करवा दी। और मिलकर संभालना, फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट करना, सब उसे आता नहीं था, इतना कोई एक्सपोजर नहीं था। तो मैनेजर थे वही मालिक बन गए धीरे धीरे, और सब धीरे धीरे सब ऑटोनोमस सिस्टम में चला गया। बैंक लोन थी वो सब मकान वगैरह में सीज हो गया। और एक घटना और हो गई कि वहां के जो चोर लोग थे, चोर डाकू वो सब जो होते हैं, तो चोरों के गिरोह ने सोचा कि हम छोटे छोटे घरों में ये लूटपाट करते हैं, आए दिन रिस्क बना रहता है, पत्नी भी बेचारी, बच्चे भी बेचारे घबराए हुए रहते, क्या होगा आज रात को, क्या होगा, पिताजी को ऐसा होगा वैसा होगा। तो अपने तो ऐसा काम करते हैं कि एक बार चोरी करते हैं अभी, और ऐसे घर में हाथ साफ करते हैं कि हमेशा के लिए हमारा जीवन साफ स्वच्छ रहे और हम ये सब चोरी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। एक बार तो करना पड़ेगा, क्या करें, पेट पालना है। तो वो बोलते कहां करें, तो टॉप लिस्ट निकालते, नंबर 1 पर इन सेठ जी का घर होता है। और वो पर बोलते कि भाई जितने बड़े सेठ है उतनी सिक्योरिटी रहेगी। तो सारी तहकीकात की गई, 2-4 दिन का सर्वे किया गया, देखा तो भाई इनका जो सेठ जी तो चले गए हैं, बेटा है वो भोलाराम है, ना समझ है, मैनेजर तो पहले छोड़ के चले गए, इनके घर पे गोल्ड और ये सारी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में है, और गैस कटर ले जाएंगे, सब साफ कर लेंगे, अपने को दिक्कत नहीं है। पर जेड सिक्योरिटी है, ये है वो, बोले उनकी भी छुट्टी हो गई, चलो खुशखबरी, सारी सिक्योरिटी को छुट्टी दे दी गई है। और ये भोला आदमी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। तो वो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सेंध मारते हैं, मतलब गैस कटर से खड्डा वड्डा करते हैं, और वो अंदर ड्रिल करके पहुंच जाते हैं अंदर, और सब कुछ लेके आगे बढ़ जाते हैं। बस छोड़ के जाते हैं सेफ के अंदर एक पत्र, और बोले वो पत्र संदेश है, कोई बाप बेटे कोई बात उसे अपन के करना, बेटा हो गया नहीं, उसको छोड़ के निकल जा।
बेटा जब देखता है उठ के तो भाई सब माल सामान सब साफ है। बचा कुचा थोड़ा बहुत जानकारी लेता था टीवी से, वो टीवी पे चला गया। शादी हुई नहीं थी, बीवी थी नहीं, टीवी था वो भी चला गया। जानकारी का साधन नौकर जाकर पहले छुट्टी कर दी थी, मैनेजर उसकी बात अब सुनते नहीं थे। अब वो बेचारा परेशान। अब बोले कि भाई अब क्या करे, तो देखा अपना माल संपत्ति ये सब धन माल भी सब खत्म है। अब वो क्या ढूंढता है, वो लेटर ढूंढता है। वो पहुंचता है, उस लेटर को खोलता है। उस लेटर के अंदर क्या लिखा होता है, कोई बता सकता है? लेटर के अंदर लिखा था एक मंत्र और एक गांव का नाम, एक पेड़ का नाम। बोले ये अमुक गांव, अमुक पेड़, अमुक तिथि को आप ये अमुक मंत्र की आराधना करोगे तो ये आपको संकट से निकाले। अब वो बेचारा बोले नीचे कैसे जाऊं, रोड कैसे क्रॉस करूं, अब शहर से उस गांव कैसे जाऊं, उसके पांव कांपते हैं। पर भूखा आदमी क्या नहीं करता है। एक दिन 2 दिन तो निकाले उसने, पर तीसरे दिन खाने पीने को कुछ नहीं है। अब किसी को डिनर लेने के लिए भी कुछ नहीं है। अब क्या करे, जैसे तैसे लिफ्ट लेता है, बातचीत की कला विकसित करता है और एक चालू बस में बैठकर जैसे तैसे वो अपने उस गांव पहुंचता है। और वो योग्य तिथि, चंद्रमा, ये सब देखकर पीपल का पेड़ और जो उसको मतलब बरगद का पेड़ और जो उसको विधि बताई गई थी कि ये तुम आराधना करना, कुल देवी मां प्रसन्न होगी और तुम्हारे को संकट से निकाले। वो जाता है तो बोला था बरगद के पेड़ में ऐसे 8 शाखाओं से एक झूला बनाना, झूले पर चढ़ना और चढ़ के ऐसे ऐसे जाप करना, और तुम ऐसे जाप करोगे तो तुम्हारी देवी प्रसन्न हो। अब बेचारा पेड़ के पास जाए तो बोले पेड़ में भूत प्रेत होगा तो ये कोई जंतर मंतर कर देगा, तो कोई कोई पक्षी कोई काट देगा, तो कोई जीव कीड़ा आ जाएगा। तो पर अब फिर भूखा आदमी क्या नहीं करता है। अब जैसे तैसे वो कंफर्ट जोन से है वो क्रमशः बाहर आया है और अब वो जैसे तैसे वो एक झूला बना लेता है। अब झूले पर बैठने लग जाता है, बोले झूला अचानक गिर गया तो अब वो एक माला का भी एक मंत्र बोलता होता है, मीटर लगता है, फिर नीचे उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। और ये दृश्य देखा दूर से दौड़ते हुए आते हुए एक आदमी ने। उस आदमी ने वो दृश्य देखा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, एक आदमी चढ़ता है उतरता है चढ़ता है, दूर से देख रहा है, भागते भागते आ रहा है और उसके पीछे राज्य की पुलिस लगी हुई थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा शातिर चोर था जिसने प्लानिंग की थी कि बड़े जगह हाथ मारना है। उसने राजघराने में हाथ मारा और राजकोष से वो लूटकर अपने झोले में बहुत सारा सामान लेकर रत्नों को और काफी ऐसे सामान को, खजाने को लेके जा रहा है। अंधेरे की रात थी और जैसे तैसे वो देखता है कि भैया दूर से ये व्यक्ति दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। तो दौड़ते 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 पहुंचता है उसके पास। भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या माजरा क्या है, ये क्या चीज है? वो बोले मेरे पास भाई, मेरे पास बहुत बड़ा मंत्र है और इससे कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी और मैं संकट से निकल जाऊंगा। और बोले तेरा संकट तो छोटा है, मेरा संकट बड़ा है भाई। संकट मोचक मंत्र तो मेरे को चाहिए भाई, लाओ झूला। उसने फटाफट 4 गांठ और लगाई, बनाया झूला एक नया, खड़ा हुआ उसके ऊपर और बोला देवी मां मेरे पर 108 जितना टाइम नहीं है, मैं तो एक ही बार बोलूंगा, पूरी शक्ति पूरी भावना से बोलूंगा, आप प्रसन्न हो जाओ, मेरा काम कर दो। और वो पूरी भावना और श्रद्धा और शक्ति के साथ बोलता है, दिव्य शक्ति प्रकट होती है और वो कहती है बोलो बस से। और वो संवाद होता है और वो बोलते हैं मैं तुम्हें गगनगामिनी विद्या देती हूं, मैं तुम्हें कालीन देती हूं, इस कालीन से तुम हवा में उड़ सकती हो। और वो कालीन में बैठ के हवा में उड़ के चला जाता है। पर जाते जाते वो सोचता है कि मेरे गुरुजी कौन है, ये मेरे गुरुजी, इन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया है, मुझे उबारा है, मुझे सुधारा है, मुझे मिला इनसे ही तो किनारा है, चमका इनसे ही तो मेरा सितारा है। तो आप तो देखो उड़ते उड़ते तो मैं कहीं से कोई कुछ भी ले आऊंगा, मेरे पास तो कला है। अब ये जो खजाना है ना, ये गुरु दक्षिणा के रूप में आपको समर्पित। वो पूरा खजाना किसको मिल जाता है, उसे दे देता है और वो चला जाता है।
आगे क्या होता है खजाने का, खजाने से उसे कितना लाभ मिलता है, उस व्यक्ति की क्या दशाएं बनती है, और वो जो उड़ के चला गया वो कहाँ आगे जाता है, और घटना कैसे आगे बढ़ती है, इन सबको हम आगे के क्रम में जानेंगे, क्योंकि समय की अपनी कीमत है और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। महाराज आपकी भी स्टोरी काफी है, वो भी आपने बहुत जगह। अरे तो आपको याद दिला दिया करो, हम तो क्या है कि कुछ बात शुरू करते हैं, वापस कोई याद दिला देता है तो वापस रह जाती है, क्योंकि हम क्या है जनरली प्रवचन के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करते, तो वो बैठते हुए जो मन में आता रहता है वो बोलते रहते हैं। तो हम लोग ज्यादातर मतलब हमारी भावना रहती है कि संवादात्मक हो, एक होता है संभाषण, एक है संवाद। तो संवाद ज्यादा नेचुरल होता है, कुछ तैयारी पूर्वक भी किए जा सकते हैं, पर हमारा जैसे थोड़ा सा नेचुरल टाइप रहता है, तो वो जो विषय उस समय याद आ जाता है तो उसको ले लिया जाता है। पर कल आप याद दिलाएंगे तो उस पर भी हम आगे बात कर सकेंगे। और किसी के मन में कोई पॉइंट, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? श्वास विश्वास तीसरी चीज हो रहा है। हाँ, श्वास आया विश्वास आया, इसके बाद का भी तीसरा है अभ्यास, श्वास विश्वास और अभ्यास। इस पर हम और थोड़ी आगे की चर्चा कर सकेंगे। इन्हीं की भावनाओं के साथ सुनेंगी मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न